हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग जनसंख्या संसाधन प्रदेश, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत और प्रवास से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों के आधार पर कुछ एमसीक्यूज करेंगे। जो आपका इसमें लगभग 20 प्रश्नों को हमने शामिल किया है और ये आपके आगामी परीक्षा यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड व पीजीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लास्ट तक देखिएगा। यदि आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके अपने मित्रों तक शेयर करना ना भूलिएगा। और यहाँ पे देखिए, जो आपका हायर का बैच चल रहा है तो उसमें हम लोगों ने पॉपुलेशन ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है और उसमें ओशनोग्राफी भी उसके साथ साथ चल रहा है। तो कोशिश यही है कि वो आपका सिलेबस कम से कम अक्टूबर फर्स्ट वीक या अक्टूबर के पहले तक कंप्लीट कर लिया जाए। और उसमें हम लोग दो यूनिट एक साथ देख रहे हैं। इसमें देखिए, आपका इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं यदि आप हायर से या यूपी पीजीटी, टीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, यूजीसी नेट किसी भी बैच में जुड़ना चाहते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। तो यहाँ पे देखिए, ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हम लोग देख रहे हैं और जो प्रॉपर टेस्ट आपका रहेगा उसमें यूनिट वाइज और कंबाइंड टेस्ट होगा। यदि आप बैच में जुड़ते हैं तो बैच में जो है उसमें आपका टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेगा। ये देखिए, जो आपके सामने जनसंख्या संसाधन प्रदेश, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, प्रवास सिद्धांत, इस पर पीडीएफ वीडियो आपको मिल चुका है और उसी पे हम लोग यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो बुक है इसको किसने लिखा है। ठीक, तो शुरुआत के 5 प्रश्न यहाँ पे लगभग आपका जनसंख्या, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन से है। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी के बारे में आपको बताया गया था कि अनुकूलतम जनसंख्या संबंधी जो विचार था वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में ये सिजविक महोदय ने, हेनरी सिजविक महोदय ने इसमें इस विचार को दिया था, यानी कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी के संदर्भ में बात कही थी। लेकिन इन्होंने अनुकूलतम जनसंख्या या अनुकूलतम शब्द का उपयोग नहीं किया था। ठीक, किसमें? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में। इसमें देखिए, कैनन है, एडवर्ड बेस्ट हैं, सिजविक हैं, इनमें से कोई नहीं। एडवर्ड बेस्ट ने क्या किया था? तो एडवर्ड बेस्ट ने इससे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कैपिटल टू लैंड एक इन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया था, जिसपे सबसे पहली बार इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में संकेत दिया था। और एडमिन कैनन ने अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत को सबसे पहली बार इन्होंने दिया और इसने अनुकूलतम शब्द का उपयोग भी किया था। ठीक, तो ये सभी जो आपके यहाँ पे विकल्प दिए गए सबके बारे में आपने जान लिया। तो यहाँ पे आपका ये किससे संबंधित है? सिजविक महोदय से। ठीक, हेनरी सिजविक से। दूसरा प्रश्न देखिए, अनुकूलतम सिद्धांत से संबंधित कौन नहीं है। ये देखिए, आपका कई बार प्रश्न पूछा गया है। सैंडर्स है, रॉबिन्सन है, डाल्टन है, जेलिंस्की हैं। डाल्टन, रॉबिन्सन और सैंडर्स ये सम्मिलित हैं इसमें, लेकिन जेलिंस्की नहीं है। ठीक, जेलिंस्की का गतिशीलता संक्रमण मॉडल जो है आपका मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी है, जो डेमोग्राफी वाला, जिसमें प्रवास से संबंधित इन्होंने मॉडल दिया है। अगला देखिए, कैनन ने अपनी किस पुस्तक में अनुकूलतम सिद्धांत शब्द का या अनुकूलतम शब्द का उपयोग किया है? ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन में या वेल्थ में, एन इंट्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी, या इनमें से कोई नहीं। ये देखिए, आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये आपको कराया गया है। जो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है उसमें हमने इन किताबों के बारे में जिक्र किया था। ठीक, तो कैनन की कौन सी किताब है? उनकी किताब का नाम है वेल्थ। तो कमेंट में आप लोग बताएंगे ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन किसकी है, एन इंट्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी किसकी है। ठीक, अगला प्रश्न है कि कथन है कि यम का मान 0 होने पर जनसंख्या अनुकूलतम होगी। ठीक, तो ये किसका फार्मूला था? डाल्टन ने दिया था। डाल्टन ने क्या दिया था? m = a - o/o क्या है? ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन है। ए क्या? एक्चुअल पॉपुलेशन है। m जो है ये समायोजन अभाव की मात्रा को प्रदर्शित करता है। ठीक, इसमें इन्होंने बोला कि यदि m का मान जो है 0 है तो वो स्थिति अनुकूलतम की होगी, यानी आदर्श जनसंख्या की स्थिति होगी। और इन्होंने कहा यदि धनात्मक है तो जनसंख्या अधिक होगी, यदि ऋणात्मक है m का मान तो जनाभाव होगा। ठीक, तो यहाँ भी प्रश्न दिया है, कथन 1 है कि m का मान 0 होने पर जनसंख्या अनुकूलतम होगी। तो कथन 1 आपका राइट है। दूसरा देखिए, इसमें दिया गया है कि अनुकूलतम जनसंख्या वाले देश में प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम होती है। नहीं, न्यूनतम नहीं बल्कि प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है। और ये डाल्टन ने अनुकूलतम जनसंख्या का परिभाषा में ही इस चीज़ को मेंशन किया कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जहाँ पे प्रति व्यक्ति अधिकतम आय ये प्रदान करती है अनुकूलतम जनसंख्या। ठीक, तो ये आपका न्यूनतम का है तो ये गलत हो जाएगी, ये सही है। तो यानी कि कथन 1 आपका
सही है। ठीक, इसमें आप देखिएगा जो प्रश्न आपको या जितना आपका 20 प्रश्नों में स्कोर जाए आप निश्चित तौर पे कमेंट कर सकते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति में अधिकतम उत्पादन संभव होता है, ये किसने कहा है? कैनन ने, रॉबिन्सन ने, डाल्टन ने या सैंडर्स ने? तो अधिकतम उत्पादन की बात किसने कही है, किसके बारे में? ऑप्टिमम पॉपुलेशन के बारे में। तो ये रॉबिन्सन है राइट उत्तर इसका। ठीक, तो सही उत्तर यहाँ पे रॉबिन्सन है, जबकि सैंडर्स ने अधिकतम कल्याण के उत्पन्न की बात कहा था कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो अधिकतम आर्थिक कल्याण उत्पन्न करे। डाल्टन ने प्रति व्यक्ति आय अधिकतम करने की बात कही थी और कैनन ने ये कहा था कि जो किसी दिए हुए समय में किसी देश का जो उत्पादन है जब ये अधिकतम बिंदु पर होता है तो वहाँ पे जनसंख्या और साधनों का जो पूर्ण समन्वय होता है, यानी कि इस समय जो श्रम की मात्रा होती है उसमें यदि कमी की जाए या वृद्धि की जाए तो उसके उत्पत्ति पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि कैनन ने ये कहा कि जो आवश्यक पॉपुलेशन है, जितनी वहाँ पे संसाधन है उसके में मैक्सिमम उत्पादन करने के लिए, ठीक, वही आपका ऑप्टिमम पॉपुलेशन है। तो ये सिद्धांत, ये कथन है किसका? रॉबिन्सन का है। इसमें अगला प्रश्न देखिए, प्रवास से संबंधित ये सिद्धांत आ गया यहाँ पे आपका। इसमें दिया गया है कि लॉ ऑफ माइग्रेशन और डिस्टेंस डिके लॉ। डिस्टेंस डिके लॉ का मतलब कि दूरी अपक्षय नियम, यानी कि जो दूरी के हिसाब से यहाँ पे ये घटता जाता है। तो अधिकांश प्रवासी थोड़ी दूरी पर ही जाते हैं। तो ये इसमें कहा गया कि बड़े नगरों में प्राकृतिक वृद्धि की अपेक्षा प्रवासन से अधिक वृद्धि देखी जाती है। इसमें प्रमुख कारण आर्थिक होता है, जिसे रेवेंस्टीन महोदय ने दिया था और रेवेंस्टीन ने ही डिस्टेंस डिके लॉ और लॉ ऑफ माइग्रेशन दिया था। ये कब दिया था? 1985 में, यानी 1985 में। ठीक, और इन्होंने ब्रिटेन और यूएसए और यूरोपीय देशों के जनसंख्या प्रवसन का अध्ययन किया था और उसी के आधार पर ये सिद्धांत इन्होंने दिया था और पहली बार इन्होंने ही दिया था। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका होगा अगर रेवेंस्टीन, ली का मॉडल आगे मिलेगा, जेलेंस्की और रायली भी आगे हैं। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रतियोगी मॉडल कब दिया गया, किस ईयर में दिया गया? तो 1960 में दिया गया था। और अंतराली अवसर मॉडल ये 1940 में था। तो इसी का, जैसे स्टॉफर ने अंतराली अवसर मॉडल यानी इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी जो सिद्धांत था, थ्योरी थी, तो इसी को इन्होंने इसमें करेक्शन किया यानी संशोधन किया कब? 1960 में, जिसे इन्होंने प्रतियोगी मॉडल कहा था। ठीक, उसके बाद देखिए गतिशील का संक्रमण मॉडल 1971 का राइट है और इसमें कहा सुमेलित नहीं है। तो गुरुत्व मॉडल ये आपका 1940 नहीं बल्कि 1929 में है। ठीक, अगला देखिए यहाँ पे कि गुरुत्व मॉडल जो प्रवास से संबंधित है को देने का श्रेय सर्वप्रथम किसको जाता है? तो सबसे पहली बार जो है गुरुत्व मॉडल के बारे में यदि विचार की बात किया जाए तो ये स्टुअर्ट महोदय ने दिया था। उसके बाद रायली ने इसका विस्तार किया। ठीक, और यहाँ पे देखिए रायली, स्टुअर्ट है, जीफ है, न्यूटन है, तो इसमें आपका स्टुअर्ट हो जाएगा। न्यूटन ने गुरुत्व मॉडल तो दिया था लेकिन प्रवास से संबंधित इन्होंने नहीं दिया था। प्रवास से संबंधित पहली बार बात किया था स्टुअर्ट ने। इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई? रायली ने। यदि विकल्प में रायली रहे, स्टुअर्ट ना दिया रहे तो भी आप क्या लगाएंगे? रायली लगा देंगे। ठीक, आगे देखिए दो नगरों के मध्य प्रवास की मात्रा उनके मध्य दूरी का प्रतिफल है। दो नगरों के मध्य प्रवास की मात्रा उनके मध्य दूरी का प्रतिफल है। यह सिद्धांत किस सिद्धांत में कहा गया? गुरुत्व मॉडल में, प्रतियोगी मॉडल में, न्यूनतम प्रयास में, कटिबंध स्तर में। तो ये राइट आंसर किसका हो जाएगा? ये न्यूनतम प्रयास सिद्धांत में कहा गया। उसमें कहा गया था कि K/P1/P2/D। ठीक, तो यहीं पे आपका दो नगरों के मध्य यानी पहला नगर दूसरा नगर की पॉपुलेशन हो गई, इनके मध्य जो दूरी है, दूरी डिस्टेंस है, इसका ये प्रतिफल होता है। ठीक, प्रवास की मात्रा। तो यहाँ पे प्रवास की मात्रा बराबर होगा K/P1/P2/D। ठीक, ये किसका है? लीस्ट एफर्ट थ्योरी है। किसने दिया है? जीके जीफ महोदय ने दिया है। ठीक, अगला देखिए क्षेत्रीय अंतरक्रिया संकल्पना। तो क्षेत्रीय अंतरक्रिया इंटरेक्शन मॉडल जो है इस किससे संबंधित है? तो ये हैगर स्टैंड है, स्टॉफर है, रायली है, थॉमसन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हैगर स्टैंड का मॉडल है। स्टॉफर का अंतराली अवसर मॉडल यानी इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल है या प्रतियोगी मॉडल है। रायली का गुरुत्व मॉडल है। थॉमसन का आप जानते हैं कि इन्होंने जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत दिया था 1929 में। ठीक, इन्होंने 3 स्तरों की बात कही थी, जिसके बाद 1945 में, ठीक, 1945 में आते हैं नोटेस्टीन। ठीक है,
उसके बाद देखिए यहाँ पे सुमेलित करना है आपको। तो सुमेलित करने में सिद्धांत है, प्रवर्तक है। तो प्रतियोगी मॉडल किसने दिया है? लॉ ऑफ माइग्रेशन किसका है? तो रेवेनस्टीन का। प्रतियोगी मॉडल स्टॉफर का है। आकर्षण प्रतिकर्षण जो सिद्धांत है ये ली का है। ठीक। गतिशीलता संक्रमण मॉडल आपका इनका है, जेलिंस्की का है। तो इस आधार पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2 यानी 2143 ए विकल्प यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि प्रवास से संबंधित जो नियम है यानी प्रवास नियम निर्धारित करने वाला प्रथम विद्वान कौन था? रेवेनस्टीन था। देखिए इस प्रश्न से आपका कई प्रश्न क्लियर हो जाएगा। पहला ये कि प्रवास से संबंधित नियम पहली बार किसने दिया? रेवेनस्टीन ने दिया। इसने किस देश के अध्ययन के आधार पर इन नियमों का प्रतिपादन किया? एशिया, यूरोप और यूएसए, एशिया, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा यूरोप, एशिया और ब्रिटेन से किया था। तो हालांकि इसमें जो दिया गया है तो उसके आधार पर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो यूरोप और यूएसए यहाँ पे इसका ज़्यादा सही उत्तर होगा। ठीक। तो बी विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें दिया गया है एक प्रश्न और है आपका। इसमें पूछा है कि अ थ्योरी ऑफ माइग्रेशन इन पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इसके लेखक कौन है? अ थ्योरी ऑफ माइग्रेशन इन पॉपुलेशन ज्योग्राफी के लेखक विकल्प है रेवेनस्टीन, ली, स्टॉफर, जेलिंस्की। ठीक। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि ली महोदय ने इसी में अपना आकर्षण और विकर्षण या प्रतिकर्षण मॉडल इसी में दिया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 में जनसंख्या संसाधन प्रदेश को पहली बार किसने दिया या इस संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया? एकरमैन है, जेलिंस्की है, नोटेस्टीन है, ब्लैकर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकरमैन महोदय ने इस जनसंख्या संसाधन यानी पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन के बारे में बताया था। जेलिंस्की ने गतिशीलता संक्रमण मॉडल दिया। नोटेस्टीन ने जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत दिया था। ठीक। इन्होंने क्या दिया? गतिशीलता संक्रमण मॉडल। ब्लैकर ने भी जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी। उसके बाद देखिए एकरमैन ने जनसंख्या संसाधन विभाजन में, प्रदेशों के विभाजन में किन मापदंडों को माना था? उसमें सबसे महत्वपूर्ण किसे माना था? ठीक। तो इसमें इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण आपका तकनीकी को माना था, जबकि इन्होंने जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, संसाधन यानी रिसोर्स को भी इन्होंने यूज किया था। ठीक। तो सबसे जो महत्वपूर्ण इसमें माना था ये आपका तकनीकी को इन्होंने माना था और इसे सबसे उच्च मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट इसमें है कि 16 नंबर देखिए एकरमैन ने 5 भागों में जनसंख्या प्रदेशों को विभाजित किया यानी जनसंख्या संसाधन प्रदेशों को 5 भागों में डिवाइड किया। इसमें कौन सा शामिल नहीं है? ठीक। तो यहाँ से देखिए एक प्रश्न तो आपका ये भी क्लियर हो गया। ये पूछा गया प्रश्न है कि जनसंख्या संसाधन प्रदेशों को एकरमैन ने कितने भागों में बांटा? यानी विश्व जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में इन्होंने 5 भाग बताए और इन्हीं 5 भागों के आधार पर पूरे विश्व का वर्गीकरण इन्होंने प्रस्तुत कर दिया था। ठीक। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा शामिल नहीं है? यूरोप प्रकार का प्रदेश, यूएसए प्रकार का प्रदेश, अफ्रीका प्रकार का, मिस्र और चीन प्रकार का। तो 5 आपको बताए गए हैं जिसमें यूरोप प्रकार का है, यूएसए भी है, मिस्र और चीन भी है। अफ्रीका प्रकार का ये प्रदेश संसाधन प्रदेश नहीं है। ठीक। बल्कि इन्होंने ब्राज़ील प्रकार बताया था। ठीक। उसके बाद इन्होंने आर्कटिक मरुस्थल प्रकार बताए थे। तो ये 5 प्रकार के जनसंख्या प्रदेशों की बात इन्होंने की थी। तो 16 में राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए भारत को एकरमैन ने किस जनसंख्या प्रदेश में रखा था? ठीक। भारत या उसके पड़ोसी देशों की बात आप कर लें तो भी आपका इसमें देखिए मिस्र और चीन है, यूएसए प्रकार है, यूरोप प्रकार है, ब्राज़ील प्रकार है। तो भारत और उसके पड़ोसी देशों को एकरमैन ने मिस्र और चीन प्रकार के जनसंख्या प्रदेशों के अंतर्गत बताया कि इसमें इसको शामिल किया जाएगा। या यदि भारत थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कर लेता है, थोड़ा और विकसित हो जाता है तो ये ब्राज़ील प्रकार में आ जाएगा। ठीक। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा मिस्र और चीन। और सभी के बारे में जो जनसंख्या संसाधन प्रदेश हैं सबका विस्तृत वर्णन आपको किया गया है। इसका डिटेल्ड वीडियो भी मिल चुका है, आपको पीडीएफ भी मिला है। अगला देखिए उष्णकटिबंधीय अफ्रीका क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका क्षेत्र किस प्रकार में शामिल है? ब्राज़ील में, यूएसए में, यूरोप में या इनमें से कोई नहीं? ठीक। तो इसमें देखिए ब्राज़ील को 3 प्रकारों में डिवाइड इन्होंने किया था एकरमैन ने। ठीक। एक में एशिया को ले लिया था, दूसरे में उन्होंने कहा था कि लैटिन अमेरिका या दक्षिण अमेरिका, और इसमें उष्णकटिबंधीय अफ्रीका वाले प्रदेशों की भी बात इन्होंने कही थी। ठीक। तो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका वाले क्षेत्र में ब्राज़ील प्रकार, यूएसए प्रकार, यूरोप प्रकार और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ब्राज़ील हो जाएगा। और डिटेल्ड वीडियो जो आपको प्रोवाइड कराया गया जनसंख्या संसाधन प्रदेश का
उसमें आप इसको देख लीजिएगा। 19 नंबर में देखिए, विश्व के सभी महाद्वीपों में किस प्रकार का प्रदेश पाया जाता है। यानी कि जो यहाँ पे जनसंख्या संसाधन प्रदेश आपको बताए गए हैं, तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि पूरे विश्व में सभी महाद्वीपों में कौन सा जनसंख्या संसाधन प्रदेश है जो सब महाद्वीपों में पाया जाता है। ठीक, तो प्रश्न है आपके पास कि विश्व के सभी महाद्वीपों में कौन सा प्रकार का प्रदेश पाया जाता है। तो विकल्प है ब्राज़ील प्रकार, यूएसए प्रकार, यूरोप प्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए जो विश्व के सभी महाद्वीपों में पाया जाने वाला जनसंख्या संसाधन प्रदेश है वह है मिस्र या चीन प्रकार का, और यही जनसंख्या संसाधन प्रदेश जनसंख्या संसाधन की दृष्टि से सबसे समस्याग्रस्त क्षेत्र भी है। कौन सा, मिस्र और चीन प्रकार का जो जनसंख्या संसाधन प्रदेश है। ठीक, इसमें अफ्रीका वाले क्षेत्र भी हैं, यूरोप वाले भी हैं, एशिया वाले भी हैं, यानी विश्व के सभी महाद्वीपों में इस तरह के ये वाला संसाधन प्रदेश पाया जाता है। कौन सा, मिस्र और चीन प्रकार वाला। ठीक, तो डी आंसर इसमें हो जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व के सभी मरुस्थल व निर्जन क्षेत्र किस प्रकार वाले में आते हैं। तो ये आपका यूरोप प्रकार है, यूएसए प्रकार है, मिस्र प्रकार है, आर्कटिक मरुस्थल प्रकार है। ठीक, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्कटिक मरुस्थल प्रकार का, क्योंकि आर्कटिक मरुस्थल प्रकार में जो आबादी की बात की गई है जनसंख्या संसाधन प्रदेश में वह शून्य है या यत्र तत्र कहीं है। ठीक, यानी एक आकी स्थिति है, यहाँ पे जलवायु या तो शीतल है या गर्म है। तो विश्व के लगभग जो मरुस्थल हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा डी। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने जनसंख्या संसाधन, अनुकूलतम जनसंख्या और प्रवास के सिद्धांतों की बात की, उस पे जो एमसीक्यू हैं, इससे आप देख रहे होंगे कि लगभग आपका पूरा जो थ्योरी है वो भी इसमें आ जा रही है। वहाँ से जो प्रश्न महत्वपूर्ण है जहाँ से बनते हैं वो भी इसमें आपका क्लियर हो गया है। आप प्रीवियस ईयर देखेंगे कि इस टॉपिक से लगभग टॉपिक वाइज जो टेस्ट कराए जा रहे हैं तो उससे वो प्रश्न इसमें शामिल हो जा रहे हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग जो ओशनोग्राफी का देख रहे हैं, तो इसके बाद ओशनोग्राफी के 2-3 टॉपिक को लेके उस पर हम लोग इसी तरह से टेस्ट कर लेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आप बैच से जुड़ना चाहते हैं जो आपका चल रहा है, अभी देखिए आपका 15 से स्टार्ट किया गया है, तो इसमें आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके उस पर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा, डेमो वीडियो मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा और टेस्ट भी मिल जाएगा। उसे आप देखिए, यदि आपको लगता है कि आपके लिए इसमें कुछ है तो आप निश्चित तौर पे जुड़ सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।